हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक उपन्यास शुरू कर रही हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अंतिम प्रश्न। उन्होंने 30 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, जैसे परिणीता, देवदास, बड़ी दीदी, मंजली दीदी आदि। लेकिन अंतिम प्रश्न अपने समय से काफ़ी आगे है, उस समय के सामाजिक परिवेश से हटकर है। उस समय की नारी काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, जो सिर्फ चारदीवारी में रहकर ही अपना जीवन बिता देती थी। पर इस कहानी की पात्र कमल, जो शिवनाथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उस जमाने में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जानता था। इस तरह की नारी को असम्मान की नज़र से देखा जाता था। लेकिन कमल इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थोपी हुई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करती है। वो अपने विचारों को लॉजिक के साथ रखने का साहस रखती है। ज़्यादातर पुरुष इस तरह की नारी को अच्छा नहीं मानते। शिवनाथ, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है कमल के लिए, और कमल को धोखा देता है मनोरमा के लिए। इस कहानी का मुख्य डिस्कशन का सेंटर आशुतोष बनर्जी या आशु बाबू का घर है, जो एक वृद्ध हैं जिनकी स्त्री का निधन हो चुका है। ये नॉवल काफ़ी बोल्ड विषय पर आधारित है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसको मैं 25 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। इसके आप 15 भाग सुन चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इसका 16वां भाग। इस देश में इन्फ्लुएंजा की नई बीमारी नहीं है। इसे डेंगू कहकर इंसान इसका मजाक उड़ाता रहा है। लोगों की धारणा थी कि 2-3 दिन दुख देने के सिवा इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। मगर अचानक यह बीमारी इतनी ज़्यादा महामारी के रूप में फैल जाएगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए पहले तो इसका यह रूप देखकर लोग अवाक रह गए। उसके बाद जिसे जहां मौका मिला भागने लगा। अपने पराये में विशेष भेद न रहा। बीमारी में देखभाल कौन करे? मृत्यु के समय पानी देने वाला भी तो बहुतों के भाग्य में नहीं था। शहर हो या गांव, हालात समान थे। आगरा के भाग्य में भी यही हुआ। इस भीड़ भाड़ वाले पुराने शहर की शक्ल अचानक बदल गई। स्कूल कॉलेज बंद हो गए। हाट बाजारों की दुकानें बंद थी। नदी तट सूना। सिर्फ हिंदू मुसलमानों के शववाहकों के कदमों की आहट के सिवा राजपथ निर्जन था। किसी तरफ भी देखो, लगता सिर्फ इंसान ही नहीं, पेड़ पौधों, घर बाहर तक की शक्ल डर से बदल गई है। शहर को जब ऐसी हालात थी, तब चिंता, दुख और शौक के कारण बहुतों का आपस में झगड़ा समाप्त हो गया। कोशिश करके, चर्चा करके, किसी को बीच में लाकर नहीं, खुद ही ठीक हो गया। आज जो भी जीवित हैं, अभी भी धरती पर मौजूद हैं। वह सब जैसे सबके बहुत ही अपने हों। काफ़ी समय से जिनमें बातचीत नहीं थी, अचानक राह चलते मिलने पर दोनों की आंखें भर आती। किसी का भाई, किसी का पुत्र या पुत्री, किसी की पत्नी इस बीच मर गई है। गुस्से से चेहरा फेरने की हिम्मत किसी में नहीं है। कभी बात होती, कभी नहीं भी होती। चुपचाप एक दूसरे के कल्याण की कामना करके विदा हो जाते। मोचियों के मोहल्ले में ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। जितने मर गए हैं उतना ही भाग गए हैं। बचे हुओं के लिए राजन अकेला ही बहुत है। उनकी मुक्ति का भार उसी ने ले रखा है। साथ में कमल मदद कर रही थी। बचपन में चाय बागान में उसने कुलियों की सेवा की थी, वही उसका भरोसा था। मगर 2-3 दिनों में ही समझ आ गया कि वह तरीका यहाँ नहीं चलेगा। मोचियों का क्या हाल हो गया था, भाषा में भी नहीं बताया जा सकता। कुटिया में पैर रखते ही रोंगटे खड़े हो जाते। कहीं बैठने या खड़े होने की जगह नहीं थी। और गंदगी इतनी भयानक हो सकती है, यहाँ आने से पहले कमल को पता नहीं था। और इन सब के बीच रहकर खुद को बचाकर कैसे पीड़ित की सेवा संभव है, यह वह सोच भी नहीं पा रही थी। बड़े गर्व से वह राजन के साथ आई थी। उसमें किसी भी से भी कम साहस नहीं है। दुनिया में वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती, मृत्यु से भी नहीं। यह बात बिल्कुल झूठी भी नहीं थी। मगर यहाँ आकर समझ आया कि इसकी भी
एक सीमा है। 2-3 दिन के डर से ही उसके शरीर का खून सूखने लगा। फिर भी पूरी तरह दिवालिया होकर घर लौट जाने से पहले राजेंद्र ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, इतनी निर्भीकता मैंने इस जन्म में नहीं देखी। असली तूफान को आपने संभाल लिया, मगर अब और आवश्यकता नहीं है। आप कुछ दिन घर जाकर आराम करें। इनका आपने जो किया उस कर्ज को यह लोग इस जीवन में नहीं उतार पाएंगे। और तुम? राजन बोला, बचे हुओं को भेजकर मैं भी भागूंगा, नहीं तो क्या मरूंगा, यह कहना चाहती हूँ। कमल को उत्तर नहीं सूझा। कुछ पल चुप रहकर चली आई, मगर इसका अर्थ यह नहीं था कि पिछले दिनों वह घर नहीं आ पाई थी। खाना बनाकर ले जाने के लिए उसे रोज़ एक बार घर आना ही पड़ता, मगर आज उस भयानक जगह नहीं जाना पड़ेगा सोचकर उसे चैन भी पड़ा, मगर अजीब से भावों से मन भी भराया। कमल राजेंद्र से भोजन के विषय में पूछकर आना भूल गई थी, मगर यह कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, जहाँ वह उसे छोड़कर आई है उसके बराबर उसे कुछ नहीं लगा। स्कूल कॉलेज जब से बंद हुए तभी से ब्रह्मचार्य आश्रम भी बंद था। ब्रह्मचारी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनकी देखभाल का भार सतीश ने ले लिया है। अविनाश के बीमार होने के कारण हरेन जा नहीं पाए। आज वह भी आ गए। नमस्कार करके बोले, 5-6 दिनों से रोज आ रहा हूँ, आप मिलती ही नहीं, कहाँ थीं? कमल ने मौचियों के मोहल्ले के विषय में बताया तो हरेन चौंकी। वहाँ तो बहुत लोग मारे जा चुके हैं। आपको यह सलाह दी किसने? जिसने भी दी हो अच्छा काम नहीं किया। क्यों क्या? वहाँ जाने का अर्थ है आत्महत्या करना। हम तो सोच रहे थे कि शिवनाथ बाबू के आगरा से चले जाने के बाद आप कहीं और चली गई हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए, नहीं तो घर भी छोड़ देती। अच्छा, राजन कहाँ है, कुछ जानती हैं आप? वह शहर में है या कहीं और चला गया है? अचानक ऐसा गायब हुआ है कि पता ही नहीं चला। क्या उनसे ज़रूरी काम है आपको? नहीं, काम तो खास नहीं, और है भी, क्योंकि अगर मैं भी उनके बारे में पूछना बंद कर दूं, तो पुलिस के सिवाय उसका कोई और अपना नहीं बचेगा। मुझे विश्वास है कि आप जानती हैं वह कहाँ है। कमल बोली, जानती हूँ, मगर आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं। घर से जिसको निकाल दिया और निकलकर वह कहाँ गया, यह जानना सिर्फ कौतूहल है। हरेंद्र कुछ पल शांत रहकर बोले, वह मेरा घर नहीं आश्रम है, वहाँ उसे स्थान नहीं दे पाया, मगर यह शिकायत किसी और से आए मुझसे सहन नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। पहले भी बहुत बार उसे ढूंढा है, फिर ढूंढ लूँगा। आप छिपा कर नहीं रख पाएंगी। उनकी बात सुनकर कमल हंसकर बोली, उसे छिपा कर रखने से क्या मेरे दुख दूर हो जाएंगे हरेन बाबू? क्या आपको ऐसा लगता है? हरेन भी हंसा, मगर वह हंसी खोखली थी। बोला, मेरे सिवा आगरा में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वह क्या कहेंगे जानती हैं? कहेंगे, कमल, इंसान को एक ही दुख नहीं, बहुत सारे हैं। उन दुखों का स्वभाव भी अलग है और उन्हें दूर करने के तरीके भी अलग हैं। इसलिए उनसे अगर मुलाकात हो, चर्चा के द्वारा मुकाबला कर लेना। यह कहकर वह रुककर बोले, मगर आपसे गलती हो रही है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आपको परेशान करने नहीं आया, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति सचमुच में आप आदर करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। कमल ने उनकी ओर देखकर धीरे से पूछा, आप मेरा आदर क्यों करते हैं? मेरे विचार और व्यवहार किसी से भी मेल नहीं खाते। हरेंद्र ने उसी क्षण उत्तर दिया, नहीं मिलते फिर भी आदर करता हूँ, और यह प्रश्न मैं बार बार खुद से भी पूछता हूँ। कोई उत्तर आता है क्या? नहीं, मगर विश्वास है एक दिन उत्तर जरूर आएगा। थोड़ी देर रुककर बोले, आपका इतिहास कुछ तो आपसे सुना है और कुछ अजीत बाबू से। अच्छी बात है, आप तो शायद जानती हैं कि अजीत बाबू हमारे आश्रम में रहते हैं। कमल ने कहा, हाँ, आपने बताया था। हरेन बोले,
आपके जीवन इतिहास के विचित्र अध्याय इस तरह से सामने आए कि उनके विरुद्ध राय देने में डर लगता है। अब तक जिसे बुरा समझता था, आपका जीवन जैसे उस समझ का प्रतिवादी है। इसका विचारक कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा, कुछ नहीं जानता। मगर जो इस तरह से निर्भय होकर आए, ढकने की कोई ज़रूरत जिसने महसूस नहीं की, उसका आदर कैसे ना करूं? कमल बोली, निर्भय होकर खड़े हो जाना कौन सी बड़ी बात है? दोनों कान कटे हुए की कहानी नहीं सुनी? वह रास्ते के बीचों बीच चलते हैं। आपने देखा नहीं, मैंने चाय बागानों के साहबों को देखा है। उनकी निडरता, निसंकोच बेहयापन दुनिया की किसी शर्म को नहीं मानती। जैसे इन वस्तुओं को तो धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। उनके दुस्साहस की सीमा नहीं है। मगर क्या वह आदरणीय वस्तु हो गई? ऐसा उत्तर एक औरत से मिलेगा, हरेन को उम्मीद नहीं थी। अचानक कुछ नहीं सूझा तो वह बोला, वह अलग बात है। कमल बोली, आपको कैसे पता चला कि वह अलग है? बाहर से तो लोग मेरे पिता को भी ऐसा ही समझते थे, मगर मैं जानती हूँ यह सच नहीं है। मगर सच मेरे जानने से ही क्या होगा? दुनिया के पास उस सच का प्रमाण कहाँ है? हरेंद्र को इस बार भी कोई उत्तर नहीं सूझा। वह चुप रहे। कमल बोली, मेरा इतिहास आप सबने सुना है और सबने मेरी कहानी को आनंद पूर्वक उपभोग भी किया होगा। मेरे कर्म भले हैं या बुरे, मेरा जीवन पवित्र है या कलंकित, इस विषय में आप लोग चुप हैं। मगर वह छिपकर न होकर सबके सामने सबकी उपेक्षा करके घट रहा है। यही मेरे प्रति आपके आदर का कारण है हरेन बाबू। दुनिया में इंसान से मुझे इतना ज़्यादा आदर नहीं मिला कि मैं अवहेलना से उसका अपमान कर सकूं। मगर जैसे मेरे विषय में बहुत कुछ जाना, वैसे ही यह भी जान लीजिए कि अक्षय बाबू के अपमान से ज़्यादा आपका आदर मुझे पीड़ित करता है। वह मैं सह लेती हूँ, मगर इसका बोझ कठिन है। हरेंद्र पहले की तरह मौन रहे। कमल की बातें, विशेषकर उसका शांत कठोर स्वर से उसने अपमानित महसूस किया। थोड़ी देर बाद पूछा, विचार और व्यवहार में भिन्नता के बावजूद मैं किसी का आदर कर सकता हूँ? कम से कम मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या यह आपको विश्वास नहीं होता? कमल ने बड़ी सहजता से कहा, विश्वास नहीं होता ऐसा मैंने नहीं कहा हरेन बाबू। मैंने कहा ऐसा आदर मुझे पीड़ा देता है। यह कहकर कुछ पल रुककर बोली, विचार और नीति की ओर से आप में और अक्षय बाबू में ज़्यादा भेद नहीं है। उनकी अनावश्यक रूढ़ता अगर हटा दें तो आप सब एक ही हैं। अनादर के मामले में भी एक हैं। बस मैं अपनी शर्म से छिपी नहीं रहती। यही मेरे इसी साहस ने आप लोगों के बीच आदर पा लिया। इसकी कितनी कीमत है हरेन बाबू? सोचकर देखने पर मन में वे तृष्णा पैदा होती है कि इस कारण से मुझे इतने दिनों में वाई देते आए हैं। हरेंद्र बोले, अगर ऐसा हुआ भी है तो इसमें असंगत क्या है? साहस क्या दुनिया में कुछ नहीं? कमल बोली, आप लोग सारे प्रश्न इस तरह क्यों पूछते हैं? कुछ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा यह चीज़ संसार में दुर्लभ है और दुर्लभ है इसीलिए धोखा देती है। मगर इससे भी बड़ी वस्तु है। बाहर से अचानक देखने पर वह साहस की कमी ही दिखती है। हरेंद्र सिर हिलाकर बोले, समझ नहीं आया। आपकी बहुत सारी बातें समझ नहीं आती, मगर आज की बातें तो बिल्कुल ही सिर के ऊपर से जा रही हैं। लग रहा है आज आप बहुत परेशान हैं। किसका उत्तर किसे दे रही हैं ध्यान ही नहीं है। कमल बोली, हाँ। पल भर चुप रहकर बोली, ऐसा ही है। सचमुच का आदर पाना क्या होता है शायद इतने समय में खुद भी नहीं जानती थी। उस दिन अचानक चौंक गई थी। हरेन बाबू, आप दुखी ना हो, मगर उससे तुलना करने पर और सब कुछ मजाक ही लगता है। कहते कहते उसकी तेज दृष्टि धुंधली हो गई और सारे चेहरे पर ऐसी स्निग्ध सजलता तैर गई कि कमल को ऐसा हरेंद्र ने कभी नहीं देखा था। अब उसे शक नहीं रहा कि किसी और के उद्देश्य से कमल ऐसा कह रही है।
यह तो सिर्फ बहाना है, इसीलिए उसकी बातें उन्हें समझ नहीं आ रही हैं। कमल बताने लगी, आप अभी अभी मेरी निडरता की प्रशंसा कर रहे थे। अच्छी बात है, आपने सुना है शिवनाथ मुझे छोड़कर चले गए हैं। हरेंद्र ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, हाँ। कमल बोली, हमारे मन में एक शर्त थी, छोड़ने का दिन कभी आए तो हम सहज ही एक दूसरे को छोड़ सकें, नहीं कोई लिखा पढ़ी करके नहीं, वैसे ही। हरेंद्र बोले, ब्रूट। कमल बोली, वह जो आपके मित्र हैं अक्षय बाबू, शिवनाथ गुणी व्यक्ति हैं, उसके विरुद्ध मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत करके क्या फ़ायदा? हृदय की अदालत में एक तरफा न्याय ही न्याय है, उसकी कोई अपील नहीं होती। हरेंद्र ने पूछा, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि प्यार के अलावा और किसी बंधन को आप नहीं मानती? कमल बोली, हमारे मामले में कोई बंधन नहीं था, और अगर था भी तो उसे मनवाने का क्या फ़ायदा? शरीर का जो अंग लकवे के कारण बेकार हो जाता है, उसे बाहर से बांधना बहुत बड़ा बोझ लगे। उस अंग से काम कराना सबसे ज़्यादा कठिन है। यह कहकर पल भर मौन रहकर बोली, आप सोच रहे होंगे कि सच का विवाह नहीं हुआ इसीलिए ऐसी बात कह रही हूँ। होता तो नहीं कहती, इतनी सहजता से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती थी। बेकार अंग यदि शायद शरीर से अलग होता, और ज़्यादातर औरतों के साथ जैसा होता है, आमरण उसके दुख का बोझ साथ रहकर ही जीवन कटता है। मैं बच गई हरेन बाबू, भगवान की दया से मुक्ति का द्वार खुला था, इसीलिए मुझे मुक्त होने का अवसर मिल गया। हरेंद्र बोले, आप शायद मुक्त हो गई, मगर सब अगर इसी तरह मुक्ति का द्वार खुला रखते न चाहते तो दुनिया में समाज व्यवस्था की बुनियाद उखाड़ देनी पड़ती। उसकी भयानक सूरत की कल्पना करने वाला कोई नहीं, यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। कमल बोली, सोचा जा सकता है और सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि इंसान के इतिहास का अंतिम अध्याय अभी लिखा नहीं जा सकता। एक दिन के लिए एक अनुष्ठान के कारण अगर उसके बच निकलने का रास्ता अगर सारे जीवन के लिए बंद हो जाता है तो उसे अच्छी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। पृथ्वी पर सारी भूल चूकों के संशोधन की विधि है, कोई उसे बुरा नहीं कहता, मगर जहाँ भ्रांति संभावना सबसे ज़्यादा है और उसके निराकरण की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा है, वहीं पर लोग अगर सारे उपाय स्वेच्छा से बंद कर दें, उसे अच्छा कैसा मानेंगे बताइए। इस लड़की की दुर्दशा के विषय में जानकर हरेंद्र के मन में उसके प्रति बहुत दया थी। उसके विरुद्ध चर्चा में वह भाग नहीं लेता था, और विपक्ष जब विभिन्न प्रमाणों के जरिए उसे हीन करने की कोशिश करता तो वह विरोध करता। वह सब कमल के व्यवहार और निर्लज्ज बातों का उदाहरण देकर जब कमल को धिक्कारते, तब हरेंद्र वाक युद्ध में हार कर भी पूरी कोशिश करता समझाने की कि यह सब कमल के जीवन का सत्य नहीं है, कहीं कोई रहस्य छिपा है, एक न एक दिन वह ज़रूर खुलेगा। वह सब विद्रूप करते हुए कहते, दया करके वे अगर रहस्य उद्घाटित कर दे तो हमारा समाज में उद्धार हो। अक्षय वहाँ रहते तो क्रोधित होकर कहते, आप सब बराबर हैं, मेरी राय है कि आप लोगों में विश्वास का बल है ही नहीं, आप लोग ले भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। आधुनिक समय की कुछ विलायती इशारों ने आप लोगों को बहका रखा है। अविनाश कहते, यह इशारे कमल के से सीखे हैं, ऐसा नहीं है अक्षय, पहले से ही पता है। आजकल की 2-3 अंग्रेजी की अनुवादित पुस्तकें पढ़ने पर आ जाते हैं, इशारों में दम नहीं। अक्षय कठोर होकर पूछते, तो किसमें दम है, कमल के रूप में? अविनाश बाबू, हरेन अविवाहित छोकरा है, उसे माफ़ किया जा सकता है, मगर इस बुढ़ापे में आप लोगों को क्या हुआ, यही आश्चर्य है। यह कहकर वे आशु बाबू की ओर कटाक्ष करके कहते, मगर यह तो ऐसा प्रकाश है अविनाश बाबू, कीचड़ में जिसका जन्म है, कीचड़ में ही एक दिन सबको खींच ले जाएगी, मुझे स्पष्ट देखता है। बस अक्षय इस भुलावे में नहीं पड़ता, वह असल नकल पहचानता है। आशु बाबू दबी हंसी हंसते, मगर अविनाश बाबू क्रोध में जलते। हरेंद्र कहता, आप बड़े बहादुर हैं अक्षय बाबू, आपकी जय जयकार हो। हम सब जब कीचड़ में डूब रहे होंगे, उस दिन आप तट पर खड़े होकर बिगुल बजाकर नृत्य करना, हम में से कोई निंदा नहीं करेगा। अक्षय जवाब देते, निंदा का
काम मैं नहीं करता हरेन। गृहस्थ हूँ, सहज सीधी बुद्धि से समाज को मानकर चलता हूँ। विवाह की नई व्याख्या नहीं देना चाहता और लड़कों को इकट्ठा करके ब्रह्मचारी गिरी भी नहीं करता। आश्रम में पैरों की धूल की मात्रा और बढ़ने की व्यवस्था करो। साधन भजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। देखते ही देखते समस्त आश्रम विश्वामित्र ऋषि का तपोवन बन जाएगा और शायद हमेशा के लिए हमारा नाम रह जाएगा। अविनाश गुस्सा भूलकर ठहाके लगाने लगते और निर्मल हंसी से आशु बाबू का चेहरा दमकने लगता। हरेंद्र के आराम के प्रति किसी की भी आस्था नहीं थी। यह एक व्यक्तिगत धारणा है, सबने मान लिया था। सुनकर हरेंद्र गुस्से से लाल हो जाता, कहता जानवर के साथ बहस का कोई फायदा नहीं, उसकी विधि अलग है, मगर वह व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप इधर उधर टक्कर मारते घूमते हैं। नीच ऊंच पुरुष महिला कुछ भी नहीं छोड़ते। यह कहकर वह दूसरे दोनों से कहता, मगर आप लोग बढ़ावा कैसे देते हैं? इतना बड़ा गंदा इशारा भी आप लोगों के लिए मजाक है। अविनाश कहते, नहीं नहीं, बढ़ावा नहीं, मगर तुम तो जानते हो अक्षय में ज्ञान ही नहीं। हरेन कहता, उससे ज़्यादा आप लोगों का बुरा हाल है। इंसान का मन दिखता नहीं मंझले भैया, नहीं तो यह हंसी मजाक बहुत कम लोग कर पाते। विवाह के बहाने शिवनाथ ने कमल को धोखा दिया, मगर मुझे विश्वास है कि उस झूठे विवाह को कमल ने सच्चा ही माना था। संसार का देना पाना, फायदे नुकसान का विवाद करके शिवनाथ को सबके सामने नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, मगर आप लोग क्यों छोड़ेंगे? शिवनाथ उनका प्यार है, मगर आप लोगों का क्या है? क्षमा करना आप लोगों को सहन नहीं हुआ, यही आप लोगों की घृणा का मूलधन है ना। इसे लेकर जब तक चलाइए, मैं विदा लेता हूँ। यह कहकर उस दिन हरेंद्र नाराज होकर चला गया था। उसके मन में यह प्रत्यय दृढ़ था कि कमल खुद अपने मुंह से यह बात कभी न कभी ज़रूर कहेगी कि शैव रीति के विवाह को उसने सच का विवाह ही माना था और उसे धोखा मिला है। अपनी मर्जी से जानबूझकर गणिका की तरह उसने शिवनाथ को आश्रय नहीं दिया था, मगर आज उसके विश्वास की दीवार ढह गई। हरेंद्र अक्षय या अविनाश नहीं है, नर नारी सभी पर उसकी विशेष उदारता है। इसीलिए देश के कल्याण हेतु सर्व प्रकार के अनुष्ठानों में से वह बचपन से जुड़ा है। यह जो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम है, यह जो उसका दान है, यह जो सबके सब वह कुछ बांट लेता है, इन सब के पीछे वही बात है। उसके इसी स्वभाव के कारण वह शुरू से ही कमल का आदर करता था, मगर आज उसी के मुंह पर उसी के प्रश्न के उत्तर में इतना भयावह उत्तर देगी उसने सोचा नहीं था। भारत का धर्म, नीति, आचार, इसकी स्वतंत्र और विशिष्ट सभ्यता के प्रति हरेन को अविच्छिन्न स्नेह और भक्ति थी, जबकि दीर्घ अधीनता और व्यक्तिगत चारित्रिक दुर्बलता में इनके व्यक्तिक्रम को वह अस्वीकार नहीं करता था। मगर कमल के इस तरह अस्वीकार करने पर उसकी वेदना की सीमा नहीं रही। कमल के पिता यूरोपियन और माँ उल्टा, उसके खून में व्यभिचार बहता है। यह सोचकर उसका मन वितृष्णा से भर गया। 2-3 मिनट चुप रहकर बोला, तो अब मैं चलता हूँ। कमल हरेंद्र के मन के भाव को ठीक से समझ नहीं पाई, मगर एक स्पष्ट परिवर्तन उसने देखा। धीरे से बोली, मगर आप जिस लिए आए थे उसका तो कुछ नहीं किया। हरेंद्र ने चेहरा उठाकर कहा, किसका? कमल बोली, आप राजन की खबर लेने आए थे, मगर जाने बिना जा रहे हैं। अच्छा, अब उसे लेकर आपके आश्रम में गंदी चर्चा होती है ना? सत्य बताइए। हरेंद्र बोले, होती होगी, मगर मैं भाग नहीं लेता। वह पुलिस की नज़र में ना रहे, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उसे जानता हूँ। मगर आप तो वह सब कुछ मानती ही नहीं। हाँ, ज़्यादातर, अर्थात मानना ही होगा, ऐसी शपथ नहीं है। मगर मित्र को जानने से सिर्फ नहीं होता हरेन बाबू, और एक व्यक्ति को भी जानने की ज़रूरत है। ऐसे मुझे नहीं लगता। इतने दिनों से जिसे जानता हूँ उसके विषय में मुझे कोई शंका नहीं। वह जहाँ चाहे रहे, मैं निश्चिंत हूँ। कुछ पल कमल उसकी ओर देखकर बोली,
इंसान को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं हरेन बाबू। उसका पहले का प्रश्न कई बार किसी और दिन के उत्तर से मेल नहीं खाता। किसी के विषय में कुछ सोचकर इस तरह अंत नहीं करना चाहिए, धोखा हो जाता है। यह बातें कमल ने सिर्फ यूं ही नहीं कही, कोई इशारा किया है। यह बात हरेन को समझ आ गई, मगर कुछ पूछकर स्पष्ट करने का भरोसा भी नहीं हुआ। राजेंद्र का प्रसंग छेड़कर कुछ और बात की। कहा, हमने सोचा है शिवनाथ को सजा देंगे। कमल चौंकी, पूछा, हम कौन? हरेंद्र बोला, कोई भी हो, मैं उनमें से एक हूँ। आशु बाबू बीमार हैं, ठीक होने के बाद मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा है वे बीमार हैं। हाँ, 7-8 दिन से बीमार हैं। इससे पहले ही मनोरमा भी चली गई है। आशु बाबू के चाचा काशी में रहते हैं, वे आकर ले गए हैं। सुनकर कमल चुप रही। हरेंद्र बताने लगा, शिवनाथ जानता है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बल पर उसने अपने स्वर्गीय मित्र की पत्नी को ठगा, अपनी बीमार पत्नी को छोड़ दिया और आपका सर्वनाश कर दिया। कानून वह अच्छी तरह जानता है, मगर वह यह नहीं जानता कि दुनिया में यह ही सब कुछ नहीं है, इसके बाहर भी कुछ है। कमल ने हंसकर मजाक में पूछा, मगर उनकी सज़ा क्या तय की? पकड़कर फिर से मेरे साथ बांध देंगे? यह कहकर वह हंसी। यह बात सुनकर अचानक हरेंद्र को भी हंसी आ गई। बोला, मगर अपना दायित्व यूं मन में आया छोड़ दिया, यह भी तो ठीक नहीं। मगर आपके साथ बांधना ही पड़े, इसका भी तो कोई अर्थ नहीं। कमल बोली, तो उन्हें लाकर होगा क्या? मेरी पहरेदारी के काम में लगाएंगे या उनकी गर्दन पकड़कर मुझे मिलवा देंगे? पहली बात, मैं रुपए नहीं लूँगी। दूसरी बात, वह उनके यहाँ है भी नहीं। शिवनाथ कितना गरीब है यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो क्या इतनी बड़ी गलती की कोई सज़ा नहीं? और कुछ ना भी हो, बाजार में आज जो चाबुक मिलते हैं, यह तो उसे बताना ही हो। कमल व्याकुल होकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। इसमें मेरा इतना बड़ा अपमान है कि मैं सह नहीं पाऊंगी। बोली, इतने दिनों से इस गुस्से से जल रही थी कि इस तरह चोरों की तरह क्यों भाग गया। मुझे साफ बता जाता तो क्या मैं रोकती? तब यही कारण मुझे असम्मान लगा था। उसके बाद एक दिन अचानक मृत्यु के गांव से बुलावा आया। वहाँ कितनी मौतें देखी, गिनती से बाहर। आज सोच की धारा दूसरे पथ पर आ गई है। अब सोचती हूँ उसके पास कहकर जाने का साहस नहीं था। यही तो मेरा सम्मान था। लुका छुपी छल, उसकी सारी झूठ मुझे जैसे सम्मानित कर गई। पाते समय मुझे धोखा देकर पाया था, मगर जाते समय मुझे ब्याज समेत लौट आ गया। मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया है। आशु बाबू को मेरा नमस्कार कहकर कहिएगा, मेरा भला करने की चाहत में मेरा नुकसान ना करें। हरेंद्र को कुछ समझ नहीं आया, अवाक होकर देखता रहा। कमल बोली, दुनिया में सब कुछ सबके समझने की नहीं होती हरेन बाबू, आप निराश ना हो। मगर अब मेरी बातें और नहीं। दुनिया में सिर्फ शिवनाथ और कमल ही नहीं, और भी बहुत लोग रहते हैं, उनके भी सुख दुख हैं। यह कहकर एक निर्मल हंसी से उसने दुख और वेदना के बादल को एक पल में हटा दिया। बोली, मुझे बताइए, कौन कैसे हैं? हरेंद्र बोला, पूछिए। ठीक है, पहले अविनाश बाबू के बारे में बताइए। वे बीमार थे, ठीक हो गए? हाँ, पूरे नहीं मगर ठीक हैं। उनके ताऊ के बेटे लाहौर में रहते हैं, स्वास्थ्य के लिए बेटे को लेकर वहीं गए हैं। लौटने में 2-3 महीने लगेंगे। और नीलिमा, वे भी गई हैं साथ? नहीं, वे यहीं हैं। कमल ने चकित होकर पूछा, यहाँ अकेली उस खाली घर में? पहले तो हरेंद्र थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी की समस्या भी कठिन हो गई है, मगर भगवान ने रक्षा की है। आशु बाबू की सेवा के लिए वही रह रही हैं। यह ऐसी खबर थी कि कमल ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ विस्तारित विवरण सुनने की उम्मीद में उसकी ओर देखती रही। हरेंद्र की दुविधा दूर हुई और बताते हुए आवाज़ में क्रोध झलकने लगा, क्योंकि इस मामले में उसकी अविनाश से बहस हो गई थी। हरेंद्र बोला,
विदेश में अपने घर में जो जी चाहे किया जा सकता है, मगर इसीलिए जवान विधवा साली को लेकर अपने भाई के घर नहीं जाया जा सकता। मुझसे उन्होंने कहा, तुम भी तो अपने ही हो, तुम्हारे घर में क्या? मैंने उत्तर दिया, पहली बात मैं तुम्हारा अपना हूँ, वह भी बहुत दूर का, मगर उनका कोई नहीं है। दूसरी बात, वह मेरा घर नहीं, हमारा आश्रम है, वहाँ रख नहीं सकते। तीसरी बात, आजकल लड़के बाहर गए हैं, मैं वहाँ अकेला हूँ। सुनकर भैया चिंता में पड़ गए हैं। आगरा में रहना कठिन है, लोग मर रहे हैं। भाई के घर से पत्र और टेलीग्राम बार बार आ रहे थे। भैया तो परेशान हो गए। कमल ने पूछा, मगर नीलिमा के पिता का घर भी तो है? हरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, हाँ है, एक ससुराल भी है, मगर उनका कोई उल्लेख नहीं हुआ। आजकल एक दिन विचित्र समाधान हो गया। प्रस्ताव किसने दिया पता नहीं, मगर बीमार आशु बाबू का भार भाभी ने ले लिया। कमल चुप रही। हरेंद्र हंसकर बोला, मगर आशा है कि भाभी की नौकरी नहीं जाएगी। भैया के लौटते ही फिर गृहिणी पने में काम में लग जाएंगी। कमल ने इस व्यंग्य का कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रही। हरेंद्र कहने लगा, मैं जानता हूँ भाभी सच्चरित्र हैं, भैया को दुख में छोड़कर जा नहीं पाई। यहाँ रहने के कारण ही वहाँ से सारे रास्ते बंद हो गए और इस और भी विपदा के साथ कोई पथ खुला नहीं है। इसलिए सोचता हूँ कुछ गलत किए बिना भी हमारे देश की औरतें कितनी बेबस हैं। कमल चुप बैठी रही। हरेंद्र बोला, यह सब सुनकर आप शायद मन ही मन हंस रही हैं ना? कमल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। हरेंद्र बोला, मैं अक्सर जाता हूँ आशु बाबू से मिलने, वे दोनों आपके बारे में जानना चाहते हैं। भाभी को तो इतना आग्रह है, चलेंगी आप वहाँ? कमल उसी पल बोली, आज ही चलिए हरेन बाबू, उन्हें देखाती हूँ। आज ही चलेंगी? चलिए मैं गाड़ी ले आता हूँ, अगर मिली तो। यह कहकर वह बाहर जाने लगे तो कमल ने उससे कहा, अगर हम दोनों एक साथ गाड़ी में गए तो शायद आश्रम के मित्र नाराज़ हो जाएंगे, पैदल ही चलते हैं। हरेंद्र खड़ा होकर बोला, इसका मतलब कुछ नहीं, वैसे ही चलिए।